नमस्कार, नादी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे टीचर्स डे पर। दरअसल शिक्षक उस माली के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंगों के फूल से सजाता है, जो छात्रों को संकटों में भी मुस्कुराकर चलने के लिए प्रेरित करता है। और आज शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने के लिए तमाम सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी सफलता के सशक्त माध्यम शिक्षक ही हैं। भारत के राष्ट्रपति, महान दार्शनिक, चिंतक, शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस यानी 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विजन के अनुरूप ही बनाई गई नई शिक्षा नीति को एक दूरदर्शी कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को न केवल बेहतर बनाएगा बल्कि इसे सभी वर्गों के लिए अधिक सुलभ और समावेशी भी बनाएगा। समग्र विकास, आलोचनात्मक सोच और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करके ये नीति अगली पीढ़ी को तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करने का प्रयास कर रही है। शिक्षकों के कंधों पर इस नई शिक्षा नीति को लागू करने का दायित्व है। शिक्षक दिवस 2025 का ऑफिशियल थीम अगली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को प्रेरित करना है। इस दृष्टि से शिक्षकों का क्या योगदान हो सकता है, आज शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को प्रणाम है करते हुए इस दृष्टि से शिक्षकों के योगदान और महत्व पर चर्चा करते हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित की, तभी से देश में शिक्षा एवं शिक्षक पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। भारत की नई शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवस्था के अलावा शिक्षकों की योग्यता एवं गुरुता पर विशेष ध्यान दिया गया है। पूरे देश में एक जैसे शिक्षक और एक जैसी शिक्षा पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। इसके लिए केवल शिक्षा क्रांति ही नहीं बल्कि शिक्षक क्रांति का भी शंखनाद हो चुका है और पूरे राष्ट्र में शिक्षक इस क्रांति को सफल बनाने में जुट गए हैं। किसी भी राष्ट्र एवं समाज की बहुत बड़ी शक्ति होती है शिक्षक वर्ग। इस वर्ग के कंधों पर राष्ट्र के भविष्य निर्माण यानी नए भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत का दायित्व है। वैदिक काल से ही भारत शैक्षणिक स्तर पर समृद्ध रहा है। इसी शिक्षा के आधार पर भारत विश्व गुरु कहलाता रहा है। गुरुकुल आधारित शिक्षा प्रणाली भारतीय परंपरा का प्रमुख अंग है। नालंदा और तक्षशिला की स्थापना इसका प्रमाण है। लेकिन आजादी के बाद से हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश ढांचे पर अग्रसर हुई है, जिसके कारण शिक्षा मिशन न होकर व्यवसाय बन गई। शिक्षक दिवस एक अवसर है जब हम धुंधली होती शिक्षक की आदर्श परंपरा एवं शिक्षा को परिष्कृत करने और जिम्मेदार शक्तियों का निर्माण करने की दिशा में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ठोस कार्य करें। हजारों की संख्या में उच्च शैक्षणिक शोध संस्थानों तथा मानव संसाधन की प्रचुरता के बावजूद भारत में अभी ज्ञान संस्कृति का विकास और विस्तार तीव्र गति से नहीं हो पाया है। हमारी बौद्धिक संपदा का व्यावहारिक उपयोग भी नाकाफी है। आज प्रतिभा पलायन भारत की एक बड़ी समस्या है। नई शिक्षा नीति में पारंपरिक से आधुनिक शैक्षणिक प्रतिमानों में गहरा बदलाव करके पूर्ण मानवीय क्षमता को प्राप्त करने एवं समतापूर्ण समाज विकसित करने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयत्न हो रहे हैं। अब अनुभवात्मक शिक्षा और समग्र छात्र विकास की दिशा में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत हो रही है। क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था? यह स्वप्न है शिक्षा के माध्यम से मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास, व्यवहार को परिष्कृत करना तथा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना। इस स्वप्न को साकार करने के लिए शिक्षकों पर सबसे प्रेरक काम और एक बड़ी जिम्मेदारी है। आजादी के अमृतकाल यानी पिछले 75 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की है, तो कई ऐसे प्रश्न हैं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के समक्ष गंभीर चुनौती है। वैश्वीकरण और बाजारीकरण के दौर में हमारी शिक्षा व्यवस्था को भारतीयता के अनुकूल बनाने की जरूरत है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों के संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि उसे न केवल बच्चों का बौद्धिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक विकास करना है, बल्कि सामाजिक, चारित्रिक,
नैतिक एवं सर्वांगीण विकास भी करना है। नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को सिर्फ साक्षर बनाना नहीं है, बल्कि उनमें सामाजिक और भावनात्मक कौशल का समुचित विकास करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2030 तक स्कूली शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पाठ्यक्रम की संरचना के साथ साथ अध्यापन के तौर तरीकों और आकलन व्यवस्था में भी बदलाव को इंगित किया गया है। इन स्थितियों में शिक्षकों से नई शिक्षा नीति से बहुत अपेक्षाएं हैं। तो शिक्षक अब सिर्फ बच्चों को पढ़ाई कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वो बच्चों के मार्गदर्शक भी बनने जा रहे हैं। और नई शिक्षा नीति की जो थीम है वो भी यही है कि आगामी पीढ़ी को किस तरह से अब और नीति से राष्ट्र निर्माण की ओर कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ में जुड़ गया है, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी से करेंगे। शिक्षाविद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जवाहर जी अनादि टीवी पे। सबसे पहला आपसे मेरा सबसे पहला सवाल दरअसल यही रहने वाला है कि जो नई शिक्षा नीति है इसका अहम पहलू ये है कि अब बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी विकसित करना है। यानी कि अब बच्चे सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर नहीं रहेंगे, किताबी कीड़े तक सीमित नहीं रहेंगे, उनके अंदर भावनात्मक सामाजिक अनुभवों को भी विकसित करना है। लेकिन ये सब संभव है जो वहां पर उन्हें बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक हैं, जो उनके आसपास में शिक्षक मौजूद हैं, तो क्या हमारे शिक्षक तैयार हैं इस चीज के लिए? देखिए, अभी तक के अनुभव से इस तरह से लगता है कि जिस तरह की शिक्षा चलते आई है पिछले कुछ दशकों से, उससे शिक्षकों को भी आदत हो गई है उसी ढर्रे में पढ़ाना। हाँ, कि सिलेबस कंप्लीट करो, परीक्षा दो, परीक्षा में अच्छे नंबर लाओ और खत्म, ये मेरा काम है। लेकिन अगर ये परिवर्तन करना है जो नई शिक्षा नीति के हिसाब से है, तो उसमें टीचरों को समझना पड़ेगा कि अगर मैं जो परोस रहा हूं बच्चों को, वो चीज में शिक्षा यानी टीचिंग और भावनाएं दोनों जोड़ के जब देते हैं तभी लर्निंग होता है। ये समझना जरूरी हो गया है और तभी इंसान बनता है। सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े अगर मैं हजम कर लूं तो शायद मैं इंसान नहीं बनूंगा। ये चीजें समझने की टीचर को जरूरत है। बिल्कुल। वो अभी आकर 6 घंटे पढ़ा के चला जाएगा और खाना पूर्ति कर लेगा तो मुझे लगता है वो इंसान नहीं बना पाएगा। वो एक अच्छा छात्र बना लेगा हो सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बना पाएगा, जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब अगर आज के परिवेश की हम स्थिति देखें तो कई स्कूल, कई संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने अब शिक्षा को एकमात्र व्यवसाय बना दिया है। तो क्या आपको लगता है कि इस नई शिक्षा नीति से वो सोच बदलेगी, या वो जो धर्रा अब तक जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि जो धर्रा एक चला आ रहा है, क्या वो बदलेगा आने वाले समय में? हाँ, देखिए, बदलना तो पड़ेगा, इसमें और कोई चारा रह नहीं गया। लेकिन इसमें एक मुख्य अंग ये भी है कि चूंकि माँ बाप जो चीजें मांगते हैं, हाँ, वो चीजें शिक्षक को या शालाओं को देना पड़ता है। हाँ, वो थोड़ा सा परिवर्तन माँ बाप में भी उसी पीढ़ी के हैं जो शिक्षक हैं, तो उनमें भी बदलाव आना पड़ेगा। क्योंकि वो स्कूल जाके पूछते हैं कि बस में एसी है क्या, लिफ्ट है क्या, शिक्षक के बारे में नहीं पूछते, किताबों के बारे में नहीं पूछते। तो वो भी परिवर्तन जरूरी हो गया। बिल्कुल। यानी कि परिवर्तन बेहद जरूरी है। जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि अब तक जो धर्रा चलता हुआ आ रहा है उसको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। क्योंकि शिक्षक इसके पहले तक अब तक ये होता था कि सिर्फ सिलेबस को खत्म करने पर कहीं ना कहीं प्रकाश डाला जाता था, जोर दिया जाता था। लेकिन अब ये है कि अनुभव से भी बच्चों को सिखाना होगा, न सिर्फ उन्हें किताबी कीड़ा बनाना होगा, इसके अलावा जो अनुभव उन्होंने लिए हैं या बच्चों को नए अनुभव कराने होंगे और उससे भी उन्हें सिखाने की जरूरत है। राधा शर्मा हमारे साथ में जुड़ गई हैं, शिक्षक हैं, उनकी ओर भी रुक कर लेंगे। बहुत स्वागत है आपका राधा जी अनादि टीवी में। वंदे मातरम मैम। बिल्कुल। राधा जी, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप खुद शिक्षक हैं, आप खुद बच्चों को पढ़ा रही हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की। और आपसे जानना चाहेंगे राधा जी की क्या परेशानी आती है नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है, उसके बाद परेशानी कहें या सुगमता कहें, कि बच्चों को अब नए तरीके से पढ़ाने के लिए क्या कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, और अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है उसके आधार पर अब कैसे बच्चों को पढ़ाना है। क्योंकि उन्हें अब सिर्फ किताबी ज्ञान भी नहीं देना है, किताबी ज्ञान जरूरी है, लेकिन किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें अनुभव भी कराना है।
जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि नई शिक्षा नीति के तहत हमें एक बहुत अच्छा क्लू मिला है कि हम क्षेत्रीय भाषा से जोड़कर बच्चों को पढ़ाए। जहाँ पर हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर बच्चे आदिवासी भाषा बोलते हैं, तो उनको मानक भाषा से जोड़ने के लिए हम आदिवासी भाषा से मानक भाषा तक लाने के लिए छोटे छोटे गीत, छोटे छोटे प्रेरक प्रसंगों का प्रयोग करते हैं और पर्यायवाची शब्द बना करके और उनका स्थानीय भाषा शब्द बना के लिंक से जोड़ते हैं। दूसरी बात, व्यावसायिक कौशल युक्त शिक्षा आज की शिक्षा नीति की डिमांड है, जो कि हम बच्चों को प्रदान करना जरूरी है ताकि बच्चे भविष्य में आने वाली चुनौतियों से सामना कर पाए। स्व जागरूकता से, तनावपूर्ण प्रबंधन से और अंतर व्यक्तिक संबंध के द्वारा अपना आदर्श जीवन संचालित कर पाए। इसलिए भी हमें प्रयास करने होंगे और हमें रटन विद्या को समाप्त कर समझ युक्त विद्या प्रदान करनी होगी। और इसके लिए साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य भी जरूरी है, जिसके लिए मैं योग पर जोर देना चाहूंगी, क्योंकि योग, ध्यान, प्राणायाम से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होगा। साथ ही महिलाओं को भी यह निवेदन करना चाहूंगी कि अपने जीवन में योग को अपनाएं, क्योंकि योग से स्वास्थ्य के बहुत सारे लाभ हैं और हम अपने जीवन में स्फूर्तिवान और जो लक्ष्य हमने तय किए हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन राधा जी ये भी बताइएगा कि जो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को अब कहीं ना कहीं उन्हें विकसित करना है, मानसिक तौर पर हो, शारीरिक तौर पर हो। अब ऐसे में जो आप भी कह रही हैं कि जरूरी है नई शिक्षा नीति का जिस तरह से पालन है, अब नई शिक्षा नीति का भी कहीं ना कहीं यही कहना है कि बच्चों का जो किताबी बोझ है उसे कम करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज को उनको बढ़ाना है। लेकिन जो वर्तमान में अगर हमारे आसपास के जो हम स्कूल या कॉलेज देखें तो क्या ग्राउंड रियलिटी पर ये संभव हो पा रहा है? दिक्कतें तो बहुत सारी आ रही है कि वो संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमको है ना, इसमें केवल शिक्षक का दायित्व नहीं है, इसमें समाज, पालक और बच्चे और शिक्षक हम सभी मिलकर बच्चों को जागरूक करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो ये संभव हो पाएगा। विद्यालय के माहौल के साथ साथ में घर का माहौल भी उन्हें मिलना चाहिए कि वह शिक्षा की ओर जुड़ सके। साथ ही बच्चों को हमको ये भी सिखाना चाहिए कि जो भी हम करते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से, खेल खेल में, आनंदपूर्ण वातावरण में, रुचिपूर्ण तरीके से यदि हम बच्चों को पढ़ाएंगे और साथ ही माता पिता भी जागरूक होकर डेली उनकी कक्षाओं का नियमित अवलोकन करेंगे कि आज आपको बच्चों क्या पढ़ाया, मतलब माता पिता का बच्चों से संवाद होना जरूरी है, तभी बच्चे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और हमारी शिक्षा नीति सफल हो पाएगी। बिल्कुल, और चूंकि ये भी कहा जाता है कि जो बच्चों के पहले गुरु हैं वो तो माता पिता ही होते हैं, उसके बाद फिर शिक्षकों को ये दर्जा मिलता है। तो ये माता पिता को भी, जो परिजन हैं, जो उनके पालक हैं, उनको भी ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ स्कूल के भरोसे ही उनके बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उन्हें खुद भी अपने स्तर पर भी बच्चों में संस्कार देने होंगे और उसका ध्यान रखना होगा कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है या स्कूल में जिस तरह से संस्कार दिए जा रहे हैं वो घर पर भी वो कहीं ना कहीं फॉलो करें। हम डॉक्टर जवाहर की ओर एक बार फिर से रुख कर लेंगे। जवाहर जी, अब कहा जा रहा है कि जो शिक्षक हैं वो सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, अब वो एक बच्चे के मेंटोर भी हैं, गाइड भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो सब हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जो हमारा शिक्षक समुदाय है, क्या उसके लिए इन सब चीजों को कवर करने के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग दी जा रही है या पर्याप्त साधन उनके पास हैं? इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत साफ साफ तौर पर टीचर का एक अलग चैप्टर रखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। उसमें ट्रेनिंग की बात कही गई है, टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में बात कही है और उनको सक्षम बनाने की बात कही गई है। इसके लिए संसाधनों की जरूरत है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों की मिलीजुली व्यवस्था रहती है शिक्षा। कई राज्य इसीलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं, और दक्षिण के कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन प्रतिसाद दे रहे हैं इन सब नवाचारों की वजह से। तो ये इस तरह के राज्यों से सीखने की भी जरूरत है। दूसरी बात यह है कि ये बात सही है कि टीचर का काम ये है, मोटिवेशन भी है, वो सब चीजें सही है, लेकिन ये रिले रेस है 24 घंटे। कि 8 घंटे में शाला में रहता हूँ, 8 घंटे उसके बाद मैं माता पिता के पास रहता हूँ और उसके बाद 8 घंटे मैं सोता हूँ। तीनों चीजों की मिली-जुली अवस्था ही एक बच्चे को बनाती है। तो शिक्षकों के ऊपर पूरा मर देना कि आप सब चीजें करो और माँ बाप अपना पल्ला झाड़ ले, ये ठीक नहीं। और तीसरी बात जो है, जो बच्चा अपने समय का 8 घंटे जो है उसमें पूरा सोना चाहिए। मोबाइल और इन चीजों की वजह से वो पूरा सो नहीं पा रहा है, जिसका असर स्कूलों में पड़ता है। तो ये तीनों चीजें जरूरी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिक्षक तो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक का जो काम है
वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि जो माता पिता हैं वो भी अपने बच्चों पर ध्यान दें और ये सुनिश्चित करें कि सिर्फ ये दायित्व शिक्षक का नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षक की नहीं है कि उनके बच्चे का सर्वांगीण विकास कराना सिर्फ शिक्षक की जिम्मेदारी हो। घर पे भी बच्चे उनके साथ रहते हैं तो ये बात उन्हें भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करनी होगी। आपकी ओर लौटूंगी, आगे भी आपसे चर्चा करूंगी। राधा जी की ओर एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। राधा जी, आज चूंकि शिक्षक दिवस का मौका है और आप शिक्षक हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि वो क्या ऐसी चीज होती है या क्या वो ऐसा मोटिवेशन होता है जो एक शिक्षक को प्रेरित करता है रोज स्कूल में जाकर पढ़ाने के लिए, जो बच्चे हैं उनके विकास, सर्वांगीण विकास के लिए वो क्या एक ऐसी प्रेरणा होती है या मोटिवेशन होता है जो शिक्षकों को हर रोज नई ऊर्जा के साथ में स्कूल पहुंचा देता है? बिल्कुल, हमारा लक्ष्य जो हमारे बच्चे हैं, हमने अपने बच्चों को अपना लक्ष्य बनाया कि हमारे बच्चों को हमारा सर्वांगीण विकास उनका जरूरी है। तो वही चीज जाके कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हम कैसे कर सके। हम केवल स्कूल में ही नहीं, घर आके भी इसका मंथन करते हैं कि हमारा फला फला बच्चा सुनील है या रेखा है, उसमें ये कमी थी, उसको हम कैसे पूरा करें। तो हम उसके लिए पूर्व तैयारी करते हैं और उनसे बच्चों से मिलते हैं और उनके अंदर जो रुचि जागृत करते हैं पढ़ने के लिए और उसको जोड़ते हैं। और हमारे मन में ये होता है कि हमारा जो टोटल लक्ष्य है, हमारा बच्चा है जिसको हमें आगे बढ़ाना है, इस लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो हम बच्चे को पढ़ा पाते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि हर रोज एक ही मोटिवेशन की बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, कहीं ना कहीं उनका जो शिक्षा का स्तर है वो सुधरे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसी मोटिवेशन के साथ, इसी प्रेरणा के साथ हर रोज शिक्षक हमारे उतनी ही ऊर्जा के साथ में स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों के लिए पूरी अपनी ताकत कह सकते हैं कि झोंक देते हैं। आपसे और आगे मैं चर्चा करूंगी, डॉक्टर जवाहर जी की ओर जाना चाहूंगी, उनसे भी। सर, बड़ा महत्वपूर्ण ये सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अगर हम देखें जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या जो बड़े शहर हैं, वहां पर तो अब शिक्षा का स्तर अब सुधर रहा है और लेकिन अगर ग्रामीण अंचलों की यदि बात करें, जो पिछड़े इलाके हैं, जो तबके जिले हैं, वहां पर आज भी शिक्षा का स्तर उतना नहीं सुधरा है। वहां पर आज भी बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में हैं। कई बार हम देखते हैं कि तस्वीरें ऐसी आती हैं कि वहां पर जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हें ही पर्याप्त ज्ञान नहीं है, तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस नीति के बाद में क्या ये आपको लगता है, क्या संभव है कि जो ग्रामीण अंचल हैं वहां पर भी ये शिक्षा नीति पहुंचे और वहां पर जो इस समय समस्या वो बच्चे झेल रहे हैं, जो बच्चे इस समय समस्या को फेस कर रहे हैं, वो खत्म होगी? मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। बहुत पहले की बात है, 2002। मैं तत्कालीन शिक्षा मंत्री के साथ एक टूर पे था ग्रामीण अंचलों में। तो वहां पे क्या बनोगे मुन्ना मुन्नी, ये था कार्यक्रम। तो 11वीं 12वीं के बच्चे थे और सबसे मैं बात कर रहा था। कोई बोला डॉक्टर, शिक्षक थे, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो एक बच्चा उठ के कमर पे हाथ रख के टेढ़ा खड़ा होके बोला कि मैं बनना चाहता हूँ नक्सली। और वहां पे मंत्री जी और डीईओ और सभी की हवा टाइट हो गई, ये बच्चा क्या बोल रहा है। तो सब लोग उसको डांटना शुरू कर दिए। तो मैंने बोला, सवाल मैंने पूछा, बच्चे ने जवाब दिया, हमारे आपस का मामला है, आप बीच में मत पड़ो। तो जब मैं अलग से ले जाऊं, बच्चा रोना शुरू कर दिया। तो मैंने अलग से पूछा तो उस बच्चे ने कहा कि सर, हमारे इधर जो कंप्यूटर सेंटर है उसमें लड़कियों की 12वीं तक के फ्री थी, उस समय की बात है, और लड़कों के लिए 10वीं तक फ्री था। मैं 10वीं पास हो गया, कंप्यूटर में कुछ करना चाहता हूँ। जब मैं गया तो बोले कि प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। मेरी वार्षिक, पिताजी की वार्षिक आय 10,000 रुपए है। इसलिए मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा करियर चुनूं जिससे मुझे खर्चा भी ना पड़े और ट्रेनिंग फ्री हो। तो उसको नक्सली समझ में आया, यानी सोच उसकी अपने परिवार को मदद करने की थी। तो नीतिगत फैसले जब नीचे तक जमीन पर नहीं पहुंचते, उस दिन यह फैसला हो गया कि 12वीं तक लड़कों को भी शिक्षा दी जाएगी। लेकिन नीतिगत फैसले जब गलत हो जाते हैं और जमीनी हकीकत से दूर रहते हैं, तब इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब थोड़ा सुधरने इसलिए लग गया है क्योंकि एक एकीकृत नीति बनाई गई है जो सब जगह सेम रहेगी। मुझे लगता है अब ठीक होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जो ये समझना जरूरी है कि बच्चे अगर कोई निर्णय ले रहे हैं या वो किसी एक विचारधारा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें आज के परिवेश में ये कोशिश की जाती है, उसे जिस तरह से आपने कहा कि डांटा डपटा जाता है, उसे ये समझाया नहीं जाता कि क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ थोप दिया जाता है, जिसके प्रभाव में आके, दबाव में आके भी अक्सर जो बच्चे हैं वो अब गलत
डिसीजन ले लेते हैं, गलत दिशा पकड़ लेते हैं। राधा जी से भी मेरा अगला यही सवाल होने वाला था। राधा जी, आजकल बच्चों के डिस्ट्रैक्शन के लिए हम देख रहे हैं कि तमाम साधन हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बच्चे दिन भर घंटों घंटों फोन में लगे रहते हैं। और ये एक बड़ा कारण भी है कि बच्चों का जो कह सकते हैं कि जो उनका एक मोटिवेशन होता है या बच्चे जिस चीज के लिए आकर्षित हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं फिर गलत दिशा पकड़ लेते हैं या उनमें ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसे कई केसेस स्कूल में भी सामने आते हैं जो छोटे छोटे से बच्चे हैं जो बोलना भी नहीं सीखे हैं, लेकिन उन्हें पहले ही फोन पकड़ा दिया जाता है और वो इतने आदी हो जाते हैं फोन के कि फिर उनसे फोन वापस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी, इसे हम गलती कहें, भूल कहें, चूक कहें कि शुरुआत से ही हम बच्चों को एक ऐसी जगह पर धकेल रहे हैं जहां वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं और ये समस्या कहीं ना कहीं स्कूल में भी बढ़ जाती है। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि वाकई में आज के दौर में जो मोबाइल की लत है वो बहुत ही बच्चों के हानिकारक है बच्चों के लिए, और मोबाइल की लत छुड़वाना जरूरी है। और इसका कहीं ना कहीं कारण हम लोग ही है। हम लोग बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि बेटा चलो खेलो और हो गया, जिससे बच्चे की कल्पना का विकास नहीं हो पाता, बच्चे प्रकृति से नहीं जुड़ पाता, बच्चे चीजों से नहीं जुड़ पाता। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि बढ़ते हुए मोबाइल के प्रयोग जो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। इसके लिए मैं एक नवाचार कर रही हूँ, इंडोर गेम्स बना रही हूँ जिससे बच्चे की मोबाइल की लत कम हो और वो गेम्स से जुड़े और उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो। साथ ही गद्यों की विधाओं पर भी नवाचार कर रही हूँ जिससे बच्चों को मैं पात्र देती हूँ, कुछ विषय वस्तु देती हूँ और बच्चों को कहानियां बनाने के लिए बोलती हूँ, कविता बनाने के लिए देती हूँ, ताकि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास हो और वो अच्छी दिशा में प्रवर्तित हो। बिल्कुल राधा जी, बहुत अच्छी पहल है, बहुत बधाई आपको इस पहल के लिए। और कहीं ना कहीं ये हम उम्मीद करेंगे कि आप जिस मिशन को लेकर निकली हैं आप उस मिशन में सफल हों। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा डॉक्टर जवाहर जी, जो हम देख रहे हैं कि शिक्षा पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। हमारे देश के कई ऐसे युवा जवान जो हमारे देश को छोड़कर बाहरी देश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब ऐसे में इस समस्या के समाधान की दिशा में अगर हम इस नई नीति को देखें तो क्या ये कितनी कारगर साबित होगी और शिक्षा पलायन को कितना रोक पाएगी? तो ये दो तरफ से इस प्रॉब्लम को अटैक किया है इस शिक्षा नीति में। पहला ये कि उच्च कोटि विदेशी संस्थानों को भारत में जगह देकर इनवाइट किया गया है। हर देश के राजदूत को भेजा गया है कि आप आइए और यहाँ पे अपनी कैंपस सेट करिए। उससे क्या होगा कि खर्चा कम हो जाएगा। अगर 48 लाख रुपए आज बच्चा खर्च कर रहा है तो 24 लाख में उपलब्ध हो। एक तो ये है। दूसरा है कि हमने ये भी कहा है कि हमारी शीर्ष संस्थाओं को अगर आप नॉलेज पार्टनर कोई विदेशी संस्थाओं को बना सकते हैं और उनसे हम सीख के अपनी चीजों को भी उनको सिखाएं। ये तीसरी चीज ये है कि हमारी संस्था अपनी गुणवत्ता बढ़ाए, वो सबसे बेहतर उपाय है। अपनी गुणवत्ता बढ़ाए और सीख के इस तरह का प्रयोग करें जिससे बच्चे यहाँ से पलायन ना करें। ये तीनों चीजें इस नीति में है और अंतर्निहित है और अगर लागू हो जाए तो बेहतरीन है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अब इस समस्या के निदान के लिए प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा कि आखिरकार ये प्रयास जो हैं वो कब सफल होंगे और कब शिक्षा पलायन जो है पूरी तरह से तो नहीं लेकिन कुछ हद तक जो है वो रुक जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में शिक्षक दिवस के इस खास उपलक्ष्य में चर्चा हमने की शिक्षाविद से, शिक्षकों से भी, उनसे हमने जाना कि किस तरह की परेशानियां उन्हें आती हैं बच्चों के साथ, किस तरह से वो अपना मेल मिलाप करते हैं और नई शिक्षा नीति आने वाले समय में आखिर बच्चों के सर्वांगीण विकास में कितनी कारगर सिद्ध होगी। इस पर आज हमारी सफल चर्चा रही और इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम, इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।